नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं वायु दाब व पवनें। जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट में ये नया टॉपिक जोड़ा गया है और इससे जो हर बार किसी चैप्टर में कोई नया सिलेबस जोड़ा जाता है, नया टॉपिक जोड़ा जाता है, तो उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे वायु दाब व पवनें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं वायु दाब व पवनें होती क्या हैं। बात करें अगर वायु दाब की, तो जिस जगह पर वायु अधिक हो, वायु दाब की बात करें तो जिस जगह पर वायु अधिक हो तो उस जगह पर उच्च वायु दाब होता है, और जहाँ पर वायु कम हो तो वहाँ पर निम्न वायु दाब होता है। तो वायु दाब दो प्रकार के होते हैं, निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब। निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब। जैसे कि हमने पिछली वीडियो जो हमारी रही थी वायुमंडल के, तो वायुमंडल में हम देखते हैं काफ़ी प्रकार की वायुएं हैं, जिसमें अगर बात करें तो तीन प्रकार के पदार्थ देखने को मिलते हैं। एक होते हैं ठोस पदार्थ, एक होते हैं द्रव पदार्थ और एक होते हैं गैस। अगर हम ठोस पदार्थों की बात करें तो ठोस पदार्थ में होते हैं धूल कण, लवण कण, उल्काकंड, उल्काकण और परागकण, ये हमारे ठोस में आते हैं। अगर बात करें द्रव में आता है जलवाष्प, जो दो प्रकार से होती है, 1% और 4%। 1% होती है ध्रुवों पर और 4% होती है विषुवत रेखा पर। तो दो तरीके से होती है, यानी कि 1 से 4% तक जलवाष्प हमारे वायुमंडल में होती है। 1% ध्रुवों पर होती है, 4% विषुवत रेखा पर होती है। बात करें गैसों की, तो गैसें दो प्रकार की होती हैं। गैसें दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं स्थायी और एक होती हैं अस्थायी। एक होते हैं स्थायी गैसें और एक होती हैं अस्थायी गैसें। स्थायी गैसें कौन कौन सी हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इसके साथ बात करें तो आर्गन, ये हमारी स्थायी गैसें होती हैं। और अगर बात की जाए अस्थायी गैसों की, तो अस्थायी गैसें होती हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इसके बाद बात करें ओजोन, ये हमारी अस्थायी गैसें होती हैं। स्थायी और अस्थायी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बात करें, ये गैसें हमारे वायुमंडल में जितनी हैं उतनी ही मात्रा में रहती हैं, ना तो ये घटती हैं और ना ही बढ़ती हैं। बात करें CO2 की, मीथेन की, ओजोन की, तो ये परतें, ये जो गैसें हैं, ये समय अनुसार बदलती रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे कि हम देख रहे हैं आज के समय में बढ़ती जा रही है। तो ये इस प्रकार की जो गैसें होती हैं, ये इस प्रकार की गैसें बढ़ती रहती हैं, कभी घटती रहती हैं। तो इनमें बदलाव देखा जाता है और इनमें बदलाव नहीं देखा जाता है। तो ये हमारी स्थायी गैसें होती हैं, ये हमारी अस्थायी गैसें होती हैं। जब हमारा वायुमंडल, हम देखते हैं कि विषुवत रेखा, हमारी पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर सर्वाधिक गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें रहती हैं। तो सीधी किरणों की वजह से यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी रहती है। गर्मी ज़्यादा होने से यहाँ की वायु हल्की हो जाती है, और यहाँ की वायु जब हल्की हो जाती है, किसी जगह की वायु हल्की हो जाती है, तो वह वायु हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। जब वायु ऊपर उठने लगती है तो वहाँ पर वायु दाब निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। जब वायु दाब निम्न हो जाता है और जहाँ पर गर्मी अधिक होने से वायु यहाँ की जब ऊपर की तरफ उठने लगती है, तो उससे जल वाष्प भी ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर ये जो पिंड हैं, हमारे ठोस कण हैं, धूल कण हैं, लवण कण, उल्का कण और पराग कण जो होते हैं,
उनके ऊपर यह बर्फ़ मतलब कि पानी जो होता है, जलवाष्प जो होती है वो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और इनके ऊपर जमने लग जाती है, धूल कण के ऊपर जमने लग जाती है, जिससे बादल का निर्माण होता है और उस जगह पर अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है, बारिश होती है। तो जहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, तो जहाँ पर निम्न वायुदाब होता है वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, गर्मी भी अधिक पड़ती है, और निम्न वायुदाब में वर्षा भी अधिक होती है, गर्मी भी अधिक पड़ती है। तो इस क्षेत्र यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वायु होती है वह ऊपर की तरफ उठ जाती है, ऊपर की तरफ उठती है और वायुदाब कम हो जाता है। जहाँ पर सूर्य की किरण बहुत कम पड़ती है, जैसे कि बात करें ध्रुवों पर, जैसे कि बात करें हमारे ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो तापमान है बहुत कम रहता है, और कम रहने की वजह से जो वायु होती है वह भारी होती है और यहाँ पर वह नीचे की तरफ जमती है, ठीक है, तो वो ऊपर नहीं उठती, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर वायुदाब अधिक होता है, यहाँ पर वायुदाब अधिक होता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर वायुदाब कम होता है। अब यहाँ पर वायु जब ऊपर नहीं उठ रही है, गर्मी कम है, जलवाष्प नहीं बनता है, जलवाष्प की मात्रा हमने क्या बताई थी 1% की समथिंग होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है। तो इस कारण से यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। तो ये क्षेत्रों पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर उच्च वायुदाब हमें देखने को मिलता है और वहाँ पर हमें वर्षा कम देखने को मिलती है। तो हम इस प्रकार ये समझ सकते हैं, जहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, जहां पर उच्च वायुदाब होता है वहां पर वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है और सर्दी होती है या ठंडी का मौसम होता है, वहां पर सर्दियां होती हैं, बर्फ मिलती है हमें, ठीक है। तो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का ये हिसाब होता है। इसके बाद अगर हम देखें, जब वायु ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है तो वहाँ पर निम्न वायुदाब होगा, और जहाँ पर वायु नीचे की तरफ आती है वहाँ पर उच्च वायुदाब होगा, ठीक है। यहाँ पर उच्च होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निम्न होगा, ठीक है। इस क्रिया को कहते हैं हम अवरोहण और आरोहण, आरोहण और अवरोहण बोलते हैं। ऊपर की तरफ जा रही है तो आरोहण और नीचे की तरफ आ रही है तो अवरोहण इसे बोलते हैं। तो इस क्रिया में इन क्रिया को बोला जाता है वायु प्रवाह, इसको बोला जाता है वायु प्रवाह या वायु धारा, वायु प्रवाह या वायु धारा। और अगर वायु पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब यानी इस गति से चलती है तो इसको बोला जाता है पवने, इसको बोला जाता है पवने, हवा का चलना। अब ये पवने क्यों चलती हैं ये भी देख लीजिए। पवने चलने का कारण क्या होता है, जहां पर वायु निम्न होती है, जहां पर वायु निम्न होती है और यहाँ पर वायु उच्च होती है, एक जगह पर वायु उच्च होती है, एक जगह पर वायु निम्न होती है। यानी कि अगर बात करें विषुवत रेखा पर हमारी निम्न वायुदाब है और एक ध्रुवों पर क्या है, उच्च वायुदाब है। तो हमेशा ये एक सवाल भी आता है एग्जाम में कि पवनें जो होती हैं वे उच्च से निम्न की तरफ प्रवाहित होती हैं या निम्न से उच्च की तरफ जाती हैं। तो इसके लिए हमें सीधे सीधे बात ये है कि जहाँ पर उच्च वायुदाब होगा वहाँ से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाह होगा। जो वायु होगी, जो पवनें होंगी वो किससे किधर किधर जाएंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। क्यों चलेंगी, तो देखिए अगर किसी के पास भाई इधर से तो चल ही नहीं सकती ना, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ चल ही नहीं सकती। क्यों, जब निम्न है, निम्न का मतलब यह है कि बहुत ही कम है या है ही नहीं। तो उस जगह पर जब वायु है ही नहीं तो वहां से जाएगी क्या। तो जहां पर निम्न वायुदाब है वहां पर जब वायु है ही नहीं तो वह जाएगी क्या, तो यहां से तो कोई जाने का चांस होता नहीं है। लेकिन जहां पर उच्च वायु होती है, अधिक वायु होती है, वहीं से तो निम्न की तरफ बढ़ेगी वो,
और वायु का हिसाब होता है, जहाँ पर जिस क्षेत्र में वायु कम हो जाती है तो वह जो वायु होती है, जो गैसें होती हैं, जो वायु होती है वह उस स्थान को घेरने का काम करती है, जल्दी से उसे घेरने का काम करती है। अगर वायु दाब बहुत ही अधिक निम्न हो जाता है तो उस जगह पर आंधी तूफान चक्रवात जैसे हालात देखने को मिलती है। अगर किसी जगह पर एकदम से वायु दाब बिल्कुल कम हो जाता है तो उच्च वायु दाब की तरफ से तेजी से हवाएं उस स्थान को भरने का काम करती हैं, जिस कारण से ये हवाएं, ये वायु बहुत तेजी गति से यहाँ पर आती है, जिसके कारण आंधी तूफान चक्रवात जैसी कंडीशनें बन जाती हैं। तो इसी कारण से आंधी तूफान यहाँ पर आते हैं। तो हमेशा जो भी पवनें चलती हैं वह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हुई कि जो वायु दाब होता है वह वायु दाब से हमारे चक्रवात और निम्न तो इससे हमें ये चीज़ें क्लियर हुई कि निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, यानी कि वायुदाब की वजह से ही आंधी तूफान और चक्रवात आते हैं। और हमेशा जो वायु होती है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होती हैं, जिन्हें पवनें कहा जाता है। जैसे आपने 2-4 नाम सुने होंगे, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, पूर्वा पवनें। तो इस प्रकार की जो पवनें होती हैं, यह पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ती हैं। अगर बात करेंगे वायु दाब हम पर कितना प्रेशर डालता है, तो एक स्थान पर अगर वायु जहाँ पर एक औसत लेके चलें कि ना निम्न और ना उच्च, तो वहाँ पर 1013 मिलीबार वह हम पर दबाव डालता है, यानी हम पर वायु दाब प्रेशर होता है। यानी कोई एक स्थान है, उस स्थान पर वायु दाब कितना होगा, 1013 होगा। अगर हम इसे वजन के हिसाब से बात करें, अगर हम इसे वजन के हिसाब से बात करें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.03 किलोग्राम 1 सेंटीमीटर पर पूरा वायुदाब, सारी परतें जो होती हैं सभी का जो एक जगह पर दबाव जो होता है, वायुदाब जो होता है, वो 1 किलो 0.3 kg होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह पर। ठीक है, तो इस प्रकार का हमें वायुदाब हमें देखने को मिलता है। अब बात करें वायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो वायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वायु को प्रभावित करने वाले, यानी वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वो है तापमान और ऊंचाई। तापमान और ऊंचाई, ठीक है, ये वायुदाब को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। तापमान की बात करें तो जिस जगह पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर निम्न वायुदाब होता है ना। जहाँ पर अधिक तापमान होगा वहाँ पर निम्न वायुदाब हमें देखने को मिलता है, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर उच्च वायुदाब हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें ऊंचाई की, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें निम्न वायुदाब होता है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो वहाँ पर वायुदाब अधिक होता है। ठीक है, तो तापमान, जहाँ पर अधिक तापमान होगा वहाँ पर वायु हल्की हो जाएगी, हल्की होने से ऊपर उठेगी, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पर निम्न वायुदाब हमें देखने को मिलेगा। और जहाँ पर तापमान बहुत कम होगा वहाँ पर वायु भारी रहेगी और वह जमीन पर रहेगी, जिससे वायुदाब अधिक रहेगा, वायु अधिक रहेगी। ठीक है, और अगर बात करें ऊंचाई की, तो बढ़ते हुए क्रम में जैसे हम जमीन से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें वायुदाब कम देखने को मिलता है, वहाँ पर निम्न वायुदाब हमें देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वहाँ पर हमें वायुदाब अधिक देखने को मिलता है। तो वायुदाब को प्रभावित करने के लिए तापमान और ऊंचाई प्रमुख कारण होते हैं। अब हम देखते हैं, बात करें अगर पवन प्रवाह की, तो देखिए पवन प्रवाह, अगर बात करें हम पवन प्रवाह की, जो कि एक क्षैतिज रेखा पर बढ़ती हैं, क्षैतिज रेखा पर आगे पीछे होती है, तो ये पवन प्रवाह किस कारण, कहाँ पर, किस प्रकार हम अंदाज़ लगा सकते हैं कहाँ पर पवन प्रवाह अधिक है और कहाँ पर कम है। जहाँ पर शांत माहौल हो, जहाँ पर शांत माहौल हो,
जहाँ पर शांत माहौल हो वहाँ पर उच्च वायु दाब देखने को मिलता है। वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? उच्च वायु दाब हमें देखने को मिलता है। और जहाँ पर वायु प्रवाह अधिक हो या पवन प्रवाह अधिक हो वहाँ पर हमें निम्न वायु दाब देखने को मिलता है। निम्न वायु दाब देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पर शांत माहौल होगा वहाँ पर उच्च वायु दाब होगा। जहाँ पर पहले से ही काफ़ी हलचल हो, मतलब देखिए अगर कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? दिन और रात मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करेगा, पसीना बहाएगा, ठीक है, क्यों? उसे पैसे की ज़रूरत है। और जहाँ पर पैसा अधिक होता है वो कुर्सी तोड़ेगा, पलंग तोड़ेगा, आराम से बैठेगा, शांति से बैठेगा। तो जहाँ पर शांत माहौल वहाँ पर उच्च वायु दाब, ठीक है ना, क्योंकि उसे कुछ खोने का डर नहीं है, उसके पास तो काफ़ी है, तो उसे मेहनत करने की जरूरत है क्या? तो वो शांत बैठेगा, ठीक है। और जहाँ पर निम्न वायु दाब है, जहाँ पर वायु की कमी है, उस वायु के लिए वह मेहनत करेगा। तो मेहनत कहाँ होगा? पवन प्रवाह करेगी, ठीक है। पवन प्रवाह वहाँ से क्या होगा कि उच्च वायु दाब से जब वायु निकल कर और निम्न वायु दाब की तरफ बढ़ेगी तो हलचल कहाँ देखने को मिलेगी? निम्न वायु दाब में देखने को मिलेगी। आंधी तूफान कहाँ आएंगे? निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। चक्रवात कहाँ आएंगे? निम्न वायु दाब में आएंगे। वर्षा अधिक कहाँ होगी? तो निम्न वायु दाब में होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होंगी, यानी कि जो हलचल यहाँ पे हमें दिखाई देगी वो निम्न वायु दाब में देखने को मिलेगी। और जो शांत माहौल होगा, जहाँ पर ना कोई आंधी आ रही है, ना कोई तूफान आ रहा है, ना कोई वर्षा हो रही है, तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ पर उच्च वायु दाब है, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पर पवनें प्रवाह करती हैं वहाँ पर निम्न वायु दाब होता है। सर्वाधिक हम देखेंगे विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं, सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ती है। तो वहाँ पर क्या है? निम्न वायु दाब है, ठीक है। वहाँ पर क्या है? निम्न वायु दाब है। अब बात करते हैं हम वायुदाब पेटियों की। वायुदाब पेटियाँ कितनी होती हैं? हमारी धरती पर वायुदाब पेटियाँ 7 होती हैं, टोटल 7 होती हैं। उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए ये मैंने बनाई एक पृथ्वी, ठीक है, मैंने एक ये पृथ्वी बनाई। ये हमारा हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये हमने बीच से गुजार दी विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा। विषुवतीय रेखा से 5 डिग्री दक्षिण की ओर, सॉरी थोड़ी ज़्यादा हो गई, विषुवत रेखा से 5 डिग्री दक्षिण की ओर, ठीक है, 5 डिग्री दक्षिण की ओर और 5 डिग्री उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध की ओर, 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की ओर। ये जो पेटी होती है यह निम्न वायु दाब वाली पेटी होती है। कौन सी होती है? निम्न वायु दाब वाली पेटी होती है। और इस निम्न वायु दाब वाली पेटी को कहा जाता है विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी, विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है। तो ये हमारी होती है विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी। अगर हम चलें उत्तर की तरफ तो 25 से 35, तो 25 से 35, 25 से 35 डिग्री पर, 25 से 35 डिग्री पर हमें देखने को मिलती है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहाँ देखने को मिलती है? हमें 25 से 35 डिग्री पर, ठीक है। अब इसके बाद चलें हम उत्तर की तरफ, ठीक है, इसे हम उत्तर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। उत्तर की तरफ हम चलें 60 से 65 उत्तर की ओर, 60 से 65 उत्तर की ओर, 60 से 65, रुको, अगर हम चलें
60 से 65 उत्तर की ओर, 60 से डिग्री से 65 डिग्री उत्तर की ओर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। उपध्रुवीय क्षेत्र क्यों बोलेंगे? क्योंकि जस्ट इसके ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र है और इससे नीचे वाला क्या होगा? उपध्रुवीय होगा। जैसे कि कोई पे भी देख लीजिए, अगर कोई सरपंच है उसके नीचे कोई पद है तो वो उप सरपंच का हो जाता है। कोई मुख्यमंत्री है उससे कोई नीचे है तो उप मुख्यमंत्री हो जाता है। कोई अगर हमारा राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति उससे नीचे होता है। इसी प्रकार इससे नीचे जो कौन होगा तो उपध्रुवीय पेटी होगी। ठीक है। अब बात करें 75 से 90, 75 से 90, 75 से 90, 75 से 90 डिग्री पर हमें देखने को मिलती है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो नीचे 25 से 35, 25 से 35 दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ 25 से 35 दक्षिण की तरफ। तो यहाँ हमें देखने को मिलती है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी शायद की तरफ। और अब हम चले 60 से 65, 60 से 65 दक्षिण की तरफ, 60 से 65 दक्षिण की तरफ। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी। और अब बात करें 75 से 90, 75 डिग्री से 90 डिग्री पर हमें साउथ में हमें देखने को मिलती है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो इस प्रकार से हमारी ये 7 पेटियां होती हैं। थोड़ा इसे ये दिखने के लिए थोड़ा सा कलर कर देते हैं, सॉरी। तो इस प्रकार से हमारी 7 पेटियां होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेटियां होती हैं जो 0 डिग्री से गुजरती है। 0 डिग्री से 5 उत्तर की ओर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर। ये पेटी कहलाती है हमारी विषुवतीय निम्न दाब पेटी, विषुवतीय निम्न दाब पेटी। यहाँ पर क्या है? निम्न वायुदाब होता है, तो इसका ये क्या है? निम्न वायुदाब पेटी होती है। इसके बाद बात करें तो इससे अगर हम 25 से 35 उत्तर की तरफ चलें या फिर 25 से 35 दक्षिण की तरफ चलें, तो ये दोनों जो पेटियां होती हैं, ये दोनों पेटियां उपोष्ण उच्च दाब पेटी होती है। यहाँ पर उच्च दाब होता है। ठीक है। इसके बाद चलें 60 से 65 उत्तर की ओर या 60 से 65 दक्षिण की ओर। तो ये जो 2 पेटियां होती हैं ये उपध्रुवीय पेटियां बोला जाता है। और यहाँ का जो वायुदाब होता है वह निम्न वायुदाब होता है। तो ये कौन सी पेटी हो जाएगी? हमारी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी हो जाएगी। इसके बाद बात करें ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर 75 से 90 डिग्री पर, 75 से 90 डिग्री पर हमारी ध्रुवीय पेटी होती है। जहां पर क्या है? उच्च दाब पेटी ये होती है। क्योंकि जब सूर्य की किरण यहाँ पर अधिक पड़ रही है तो ये हमारी निम्न वायुदाब होगा यहाँ पर, और यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? उच्च दाब होगा। ठीक है, उच्च दाब होगा। अब बात करें उच्च दाब होगा। ठीक है। देखिए जब यहाँ पर
ये जो निम्न दाब पेटी है यहाँ पर सूर्य की किरण सर्वाधिक पड़ती है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ने की वजह से यहाँ का तापमान अधिक होता है और वायु हल्की हो जाती है, जिससे वो ऊपर उठती है और ऊपर उठने पर जो जलवाष्प होता है वह भी ऊपर जाता है, ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो धूल कण होते हैं और जो हमारे आर्द्रता ग्राही जो कण होते हैं, जैसे कि बात करें धूल कण की, पराग कण की, लवण कण की और हमारे उल्का कण की, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कण होते हैं इनके ऊपर जल वाष्प ठंडा होकर बर्फ जमाता है, बादल का निर्माण होता है और बादल का निर्माण होने से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है और सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। और इसी क्षेत्र में जब तापमान कम होता है, निम्न वायुदाब होता है, तो ये जो हमारी इसके बारे में ये देखेंगे, यहाँ पर उच्च दाब पेटी है, यहाँ पर उच्च दाब पेटी है, यहाँ से वायु इस साइड से यहाँ की तरफ प्रवाह करती है। ये उच्च दाब है यहाँ पर। उच्च दाब निम्न दाब को भरने के लिए, निम्न दाब को भरने के लिए इस पेटी पर जाता है, यानी कि निम्न वायुदाब पेटी की तरफ बढ़ती हैं और यहाँ से उच्च दाब पेटी, यहाँ पर भी उच्च दाब पेटी है, यहाँ पर भी उच्च दाब पेटी है। यहाँ से वायु प्रवाह इधर की साइड में बढ़ता है और यहाँ से वायु प्रवाह इस साइड में बढ़ता है। तो यहाँ से जो पवनें होती हैं वह उच्च दाब से निम्न दाब वायु दाब की तरफ बढ़ती हैं और यहाँ पर बढ़ने पर जब ये 0 डिग्री पर पहुँचती हैं तो यहाँ पर ये जो ठंडी वायु है यह गर्म हो जाती है और गर्म होने के साथ ही जब ऊपर यहाँ से मुड़ जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, तो ऊपर जाके फिर ठंडी होती है, फिर बारिश होती है। यानी कि ये ठंडी वाली यहाँ पर पहुँचती हैं और यहाँ पहुँचकर जो ठंडी होती है वो गर्म हो जाती है और गर्म हो जाकर ऊपर उठती है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर चलती है, एक राउंड ये यहाँ पर सर्किल बनता रहता है, यानी यहाँ से जाएगी हवा, यहाँ पर पहुँचेगी और 5 डिग्री पर पहुँचने पर ये गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ऊपर की तरफ उठने पर यहाँ पर बारिश हो जाती है और यहाँ से ये दोबारा घूमकर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इस पेटी पर वायु क्या है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। इस पेटी पर नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वायु हल्की हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर वायु यहाँ से निम्न वायुदाब को भरने के लिए चल रही है तो इस चीज़ को कहा जाता है पवने, ठीक है। जब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वायु बढ़ती है तो उसको पवने बोला जाता है। और यहाँ पर जब ये गर्म होकर ऊपर उठती है, गर्म होकर आसमान की तरफ उठती है तो उसको वायुधारा कहा जाता है। जब वायु एक क्षैतिज में बढ़ती है तो उसको पवने कहा जाता है और जब वह ऊपर की तरफ उठती है यानी आसमान की तरफ जाती है तो उसे वायुदाब कहा जाता है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो पेटियां होती हैं इन पेटियों पर कहाँ पर क्या क्या कंडीशनें होती हैं और इन पेटियों पर कहीं पर उच्च दाब है, कहीं पर निम्न दाब है, इसका कारण क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्यों मरुस्थल बनते हैं। तो काफ़ी चीज़ें अभी रह गई हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।